नमस्कार दोस्तों, पार्ट 63 लक्ष्मीकांत की वीडियो में आपका स्वागत है। किन किन चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, ट्रेंड इन सेंटर स्टेट रिलेशंस को शुरू कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से कमीशन बने सेंटर स्टेट रिलेशंस के इशू को लेके, मुद्दे को लेके, क्या क्या उसमें टेंशन आई। तो सबसे पहले देखेंगे टेंशन एरियाज, किस किस बातों पे सेंटर और स्टेट्स अक्सर कर आपस में झगड़ते हैं। इनके लिए सबसे पहले बनाया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, बाद में बना राजमन्नार कमेटी जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई, फिर बना अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने लिया, और फाइनली वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम जो कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लिया। इन सारे ट्रेंड्स को देख के पढ़ के हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इंडियन पॉलिटी में हमारे संविधान में सेंटर और स्टेट्स के रेगुलेशंस इवॉल्व हुए। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने किताब नहीं खरीदी है तो जरूर खरीद लीजिएगा। वीडियो पर लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर हम बात करें ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन की, देखिए 1967 तक का जो माहौल था, 1967 तक का माहौल थोड़ा सा अलग था। क्या था कि सेंटर पे एक पार्टी थी और स्टेट्स में एक पार्टी थी, यानी कि हमारे देश की आज़ादी के बाद 1967 तक सेंटर और स्टेट में कांग्रेस ही थी, और जो सेंट्रलाइज्ड कांग्रेस लीडरशिप थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, सिर्फ उनकी चला करती थी। लेकिन आप देखोगे कि 1967 के जब इलेक्शंस हुए तो 9 राज्यों में नॉन कांग्रेसी सरकार बनी, मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जीत के आई थी। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। साथ साथ सेंटर में जो कांग्रेस की सरकार बनी तो उसकी जो मेजोरिटी थी वो कम थी। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जो सेंट्रलाइज लीडरशिप थी वो थोड़ी सी कमजोर होती नजर आ रही थी। और अब उन इलाकों पे, मतलब उन मुद्दों पे बात होने लगी जिन पे पहले कभी भी बात नहीं की गई थी। वो मुद्दे क्या थे कि भैया सेंटर ज्यादा ताकतवर है और स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के इशारों पे नाच रही है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के इशारों पे नहीं नाचेंगे, हमें भी आजादी दो। स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला हमें भी ऑटोनॉमी दो, हम आपके कहे अनुसार नहीं चल सकते। तो जो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सारी की सारी ताकतें अपने पास कंसंट्रेट कर रही थी, वो नहीं हो सकता। ओके, तो भैया स्टेट ऑटोनॉमी की बात होने लगी यहाँ पे। फिर अब देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस खराब होने लगे, और खराब होने के बाद जब स्टेट्स की तरफ से डिमांड आई कि भाई हमें कुछ चीजें दीजिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि किन चीजों में स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ताकतें मांगी। सबसे पहली बात है जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट का तरीका था और जो गवर्नर के डिसमिसल का तरीका था वो बहुत ज्यादा सेंटर के फेवर में था। देखिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, बट गवर्नर केंद्र सरकार के अंदर काम करता है और जो केंद्र सरकार बोलती है वो गवर्नर को मानना पड़ेगा। अगर गवर्नर उसे नहीं मानेगा तो केंद्र सरकार कभी भी गवर्नर को डिसमिस कर सकती है। फिर भाई ये बोला गया कि जो गवर्नर का रोल है वो पार्टीशन है। पार्टीशन मतलब कि गवर्नर केंद्र द्वारा कही हुई बातों को ही सुनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको नहीं मानता है। ये भी बोला गया कि सेंटर अपने चहुतों को ही स्टेट्स में गवर्नर बना के भेजा करते हैं। फिर ये गवर्नर जब चाहे अपनी मर्जी से स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। अभी प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा तो प्रेसिडेंट रूल के दम पे ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र की सरकार है, वो स्टेट की सरकारों को बर्खास्त कर सकती है। फिर जब कभी स्टेट की मशीनरी सेंटर के हिसाब से नहीं चलती है तो भैया फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया जाता है स्टेट्स में, यानी जो सेंट्रल फोर्सेस हैं सीआरपीएफ टाइप की, उनको स्टेट्स में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की बात मानने से मना कर दिया तो सेंटर के पास ताकत है कि वो सेंट्रल फोर्सेस को स्टेट में डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी कोई स्टेट सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज दिखा रहा है, एंटी इंडिया टेंडेंसीज दिखा रहा है, तो उस केस में सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करना सही है। बट अगर स्टेट अपने हक की चीज मांग रहा है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दबा रही है तो भी गलत है, और पहले दबाया भी गया है। उसके बाद आप देखोगे जो भी बिल स्टेट के लेजिस्लेचर में पास होते थे ना, उन बिलों को ज्यादातर केसेस में जो गवर्नर होता था वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रिजर्व कर देता था। और प्रेसिडेंट का अप्रूवल मतलब सेंटर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव फील्ड में कॉम्पिटेंसी नहीं रह गया था। स्टेट लेजिस्लेचर कुछ भी करने की कोशिश करे, कोई बिल पास करे, कोई पॉलिसी बनाए, उसको कौन रोक देता था? गवर्नर रोक देता था। कैसे रोक देता था? गवर्नर उस बिल को किसके लिए रिजर्व कर देता था? आपके प्रेसिडेंट के लिए। ओके, फिर भैया ये बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट्स। तो भैया जो भी टैक्सेस आ रहे हैं सेंटर के पास
उन टैक्सेस में कितना पैसा वो सेंटर स्टेट्स को देगी, इसकी पूरी की पूरी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। तो यहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अगर कहीं पे कांग्रेसी सरकार है तो उसको पैसा ज्यादा आता था, कहीं पे नॉन कांग्रेसी सरकार उसको पैसा कम दिया जाता था। फिर भैया यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन के रोल की बात की गई जो कि है आपका प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को 1950 में बनाया गया। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब सेंटर के डायरेक्शन में बन गई और इसकी बड़ी ताकत रही है प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन एक समय पे फाइनेंस कमीशन से ज्यादा ताकतवर हो गया। कितना पैसा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है उसमें से कितना पैसा स्टेट्स को देना है वो कहाँ डिसाइड होने लगा, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन ने फाइनेंस कमीशन की ताकत को ना के बराबर कर दिया। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफओएस बोलना चाहिए, फॉरेन नहीं है, फॉरेस्ट है। ये तीन सर्विसेज आंखों का रोड़ा बन गई स्टेट्स के। अभी देखिए ये आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी फॉरेस्ट सर्विसेज को रिक्रूट कौन करता है, सेंटर रिक्रूट करता है, यूपीएससी। इसी के लिए आप लोग अपनी जान गला रहे हो। आप बन जाओगे तो भले आप स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर काम करोगे, लेकिन आपको अल्टीमेटली रिक्रूट किसने किया है, सेंटर ने किया है। तो आप अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल किसको, सेंटर को। तो कहा जाता था सेंटर इन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का गलत इस्तेमाल करते हैं स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करना पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। तो भैया देखिए जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग है पूरे देश में, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है दूरदर्शन से बाकी चीजों से,